घनघोर अंधेरी रात में सुहाग की सेज पर बैठी आंचल अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजा खुलने की आवाज से वह चौंक जाती है। रमेश अंदर आता है। रमेश, सुनो, यह शादी मेरी मर्जी के बगैर हुई है। मैं तुम जैसी काली लड़की से कभी शादी नहीं करता, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने न जाने तुम में क्या देखा। यह कमरा मेरा है, तुम बराबर वाले कमरे में चली जाओ, वहीं सो जाना। आंचल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह इतने अरमान सजाए बैठी थी। यह सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकलकर दूसरे कमरे की ओर जाने लगी। तभी उसके कानों में ठहाकों की आवाजें आने लगी। आंचल दरवाजे पर रुक जाती है। उसके चेहरे पर उलझन और दुख का मिश्रण होता है। वह ठहाकों की आवाज सुनकर और भी दुखी हो जाती है। आंचल दरवाजे से पीछे हटती है। उसके हाथ कांप रहे हैं, जैसे वह अपने आंसू पोंछने की कोशिश कर रही है। उसने कॉरिडोर से निकलकर सीढ़ियों के पास खड़े होकर देखा तो उसकी सास और ससुर दोनों बैठे हंस रहे थे। ससुर, देखा कितना दहेज मिला है, हमारा तो घर भर गया। अमीर घर से रिश्ता जोड़ने का यही फायदा होता है। पैसा इतना मिला है कि तिजोरी में रखने की जगह नहीं है। सास, वो तो ठीक है, लेकिन इस काली कलमुही से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मैं तो अपने रमेश की दूसरी शादी किसी सुंदर लड़की से करूंगी। उसकी आंखों में चिंता और तनाव की झलक थी और उसने अपने हाथों को कसकर पकड़ रखा था, सोचते हुए कि अब उसे क्या करना चाहिए। ससुराल वालों का शानदार कमरा, महंगे सजावटी सामान और उपहारों से भरा हुआ इस पल की समृद्धि को दर्शा रहा था। उसने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर दृढ़ता थी, जैसे वह अपने ससुराल वालों का सामना करने के लिए सीढ़ियों से नीचे कदम रख रही थी। पीछे ससुराल वाले हल्की बातचीत में मस्त थे, बिना यह जाने कि उनके ऊपर कैसा तनाव फैल रहा है। ससुर, अरे वो सब बाद में, अभी तो पैसों के मजे लो और वह घर में नौकरानी की तरह काम करती रहेगी। आंचल को गहरा सदमा लगा। मेरे पापा से ये सब कितने मीठे बनकर बात कर रहे थे। पापा ने मेरे रंग के कारण ही इन्हें इतना दहेज दिया था। वो पैसों से मेरी खुशी खरीदना चाहते थे। उन्हें पता लगेगा तो न जाने क्या बीतेगी। वह दूसरे खाली कमरे में पड़े पलंग पर बैठी रोती रही। न जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह वह उठकर नीचे चली गई। सुबह का उजाला उसके चेहरे पर दर्द की छाया डाल रहा था। वह रसोई में नाश्ता तैयार कर रही थी। वो अपने भीतर की उदासी को छुपाते हुए मेज पर बैठी है। उसके परिवार के साथ एक तनाव भरी सुबह का सामना कर रही है। उसे अपने प्रतिबिंब में देखते हुए हल्का सा दर्द महसूस हुआ। वह अपनी स्थिति के बारे में विचार कर रही थी। मेज पर रखा हुआ नाश्ता एक ओर था, जबकि उसका परिवार उसके भीतर चल रहे तूफान से बेखबर था। सास, बहू, तू अपने मायके फोन कर दे, वो तुझे पग फेरे के लिए आज ही ले जाएं। यहां हम तेरी मुंह दिखाई कर नहीं सकते, सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। आंचल चुपचाप ऊपर आकर फोन करने लगती है। उसके पापा आकर उसे ले जाते हैं। घर जाकर वह किसी से बात नहीं करती, अपने कमरे में जाकर रोती रहती है। शाम को उसकी ससुराल से कोई उसे लेने नहीं आता। आंचल को बहुत गुस्सा आता है। वह चुपचाप स्टोर रूम से चूहे मारने की दवा लाकर पी लेती है और अपने कमरे में पहुंच जाती है। कुछ देर बाद वह खड़े होकर इधर उधर देख रही थी। वह अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। तभी वह देखती है, सामने उसका ही शरीर पड़ा था। आंचल खड़ी होती है। उसकी आंखें आश्चर्य और अविश्वास से चौड़ी हो जाती हैं। जब वह अपने मृत शरीर को फर्श पर देखती है, कमरा हल्की रोशनी में अंधेरे से भरा हुआ है। आंचल का एक भूतिया संस्करण उसके शरीर के ऊपर मंडराता है, नीचे देखते हुए उलझन और उदासी का मिश्रण लिए, जैसे नरम प्रकाश उसके चारों ओर एक भूतिया चमक डाल रहा हो। वह एक आत्मा बन चुकी थी, जिसकी मुक्ति बहुत दूर थी। यह कष्ट तो जिंदा रहने से भी ज्यादा परेशान करने वाला था। वह सीधे अपने ससुराल पहुंच जाती है। वहां उसके सास ससुर रमेश को जेवर और रुपया दिखा रहे थे। रमेश, मुझे आप लोगों पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब समझ आया
आपका यह प्लान था। तभी उन्हें कमरे में जोर से हवा चलने का एहसास होता है। कमरे की सारी खिड़कियां बंद थीं। उसी समय सामने दीवार पर लगी घड़ी नीचे गिरकर टूट जाती है। कमरे की लाइट भी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। पलंग पर पैसे और जेवर बिखरे पड़े थे। कमरे में एक भयावह सन्नाटा छा जाता है, जैसे महिला की आंखें चौंकने के कारण चौड़ी हो जाती हैं जब वह फर्श पर टूटी घड़ी को देखती है, जो उसकी जिंदगी में अनिश्चितता का प्रतीक है। एक डरावनी छाया फर्श पर सरकती है, जबकि मध्यम रोशनी झपकती है, पलंग पर बिखरे पैसे और जेवर को रोशन करती है। तभी रमेश के मोबाइल पर फोन आता है। उसे सुनकर रमेश के होश उड़ जाते हैं। रमेश मां आंचल के पापा का फोन था। वो बुरी तरह रो रहे थे। आंचल ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। सास, चलो अच्छा हुआ खुद ही पीछा छूट गया। चल अभी तो वहां चलते हैं। कुछ दिन बाद मैं तेरी पसंद की लड़की से शादी करा दूंगी। तीनों दरवाजे की ओर चल देते हैं, लेकिन यह क्या दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। सास कौन है, तभी कमरे में अंधेरा सा होने लगता है। कमरे की रोशनी अपने आप कम होने लगती है। ससुर, अरे खिड़की खोलकर किसी को आवाज दो, लगता है दरवाजा बाहर से बंद है। लेकिन कोई जवाब नहीं आता, केवल सुनसान सा सन्नाटा है। रमेश मां, हमें कुछ करना होगा, ये ठीक नहीं है। सास, हमें यहां से निकलना होगा, नहीं तो कुछ बुरा हो सकता है। रमेश, चलो हम दरवाजे को धक्का देते हैं और बाहर निकलते हैं। सास, जल्दी कर, इससे पहले कि यह हमें पकड़ ले। रमेश, 1 2 3 चलो। अब इस अचानक पलायन से वे जैसे एक नई जिंदगी की ओर बढ़ते हैं। लेकिन क्या वे वास्तव में सुरक्षित हैं? रमेश, क्या यह सब सच था? हम अभी भी खतरे में हैं। तीनों दरवाजे को धक्का देने लगते हैं। दूसरी ओर पलंग पर पड़े नोटों में आग लग जाती है। पूरा बिस्तर जलने लगता है। जेवर भी उसमें पिघलने लगते हैं। यह देखकर तीनों डर जाते हैं। तीनों एक दूसरे को पकड़कर खिड़की की ओर जाते हैं। लेकिन यह क्या खिड़की भी नहीं खुलती। कमरे में धुआं भरता जा रहा था। सास ससुर का खांस खांस कर बुरा हाल था। रमेश उन्हें नीचे बिठा देता है। वह खुद दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। पलंग की आग बुझ चुकी थी, बस थोड़ी सी सुलग रही थी। तभी किसी ने रमेश का पैर पकड़कर खींचा। रमेश गिर गया। उसके सिर में गहरी चोट लगी थी। उसके मम्मी पापा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रमेश अब कांपती हुई आवाज में अपने माता पिता को पुकारता है, लेकिन धुंधले दृश्य के बीच उसकी आवाज खो जाती है। रमेश की मां और पिता दीवार के सहारे खड़े होने की कोशिश करते हैं। उनके चेहरे पर संयम और भय का मिश्रण होता है। रमेश अपने आप को छुड़ाने के लिए छटपटा रहा था। तभी उसने देखा, खिड़की के पास सफेद कपड़े पहने आंचल खड़ी थी। वह जोर जोर से हंस रही थी। आंचल, क्यों, दहेज चाहिए ना? रख लो दहेज, मैं अब तुम्हारे बेटे को साथ ले जाऊंगी। सास बहू, हमें माफ कर दे, मेरे बेटे को छोड़ दे। आंचल, वो देख, तेरा दहेज जल रहा है। आंचल ने दरवाजा खोला तो बाहर रखा सारा दहेज का सामान जल रहा था। पूरे घर में धुआं भर रहा था। इधर रमेश बेहोश हो चुका था। आंचल उसके सीने पर बैठी उसका गला दबा रही थी। कुछ देर तक रमेश पैर पटकता रहता है, फिर वह दम तोड़ देता है। आंचल ने उसे खत्म कर दिया और अब उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। रोशनी कम होते हुए आंचल के चारों ओर धुआं और दहन का दृश्य था। आंचल ने अपने चारों ओर के धुएं को नजरअंदाज करते हुए आत्मविश्वास के साथ खड़ी रही। दरवाजे के बाहर रमेश की मां का साया दिखाई दिया। उसके चेहरे पर सदमे का एहसास था। यह सब देखकर रमेश के मम्मी पापा बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो सामने पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा था। इंस्पेक्टर, आप ठीक हैं? यह सब कैसे हुआ? ससुर बहू ने मारा मेरे बेटे को, उसे पकड़ो। इंस्पेक्टर, आपकी बहू तो सुबह ही मर चुकी है। सास नहीं, हमारे सामने ही उसने मारा है। मेरे रमेश को, उसे मत छोड़ना। रमेश के मम्मी पापा इंस्पेक्टर से गुहार लगा रहे थे, साहब हमें बचा लो, नहीं तो वो हमें भी मार देगी। वह यहीं है, आप उस कमरे में देखो। इंस्पेक्टर पूरा घर देख लेता है, लेकिन कोई नहीं मिलता। रमेश की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर वह चला जाता है। इंस्पेक्टर अपने नोट्स लेकर घर का सर्वेक्षण करता है। उसकी आंखों में गंभीरता और संकल्प दिखाई देता है।
खाली कमरे की ओर इशारा करते हुए रमेश के मम्मी पापा नई आशा के साथ उस जगह पर देखते हैं जहां उन्हें लगता है कि उनकी बहू छिपी हुई है। इधर आंचल का शव लकड़ियों पर रखा था। उसके पिता बिलक बिलक कर रो रहे थे। सभी रिश्तेदार जो कल तक शादी की खुशियां मना रहे थे आज उदास खड़े थे। आंचल ये सब देखकर रो रही थी। पापा, काश मैं इन लालची लोगों के यहां उसका रिश्ता नहीं करता। कम से कम मेरी बेटी मेरे घर में तो रहती। अब मैं किसे देखकर जिंदा रहूंगा। अंतिम संस्कार के बाद सब चले जाते हैं। आंचल अब अपने अगले शिकार अपने सास ससुर को मारने चल देती है।